हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th के लेसन जीव जगत के पार्ट 3 वीडियो को लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जीव विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, उसके जनक और जीवधारियों के लक्षण के बारे में बताई थी। कुछ जीवधारियों के लक्षण एक्स्ट्रा बच गए थे जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वृद्धि, जनन, उपापचय, संवेदनशीलता, अनुकूलता, जीवन चक्र और जीवद्रव्य के बारे में बताया था। ठीक है, ये सब क्या थे? जीवधारियों के लक्षण थे। इसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन से सजीवों के विशिष्ट लक्षण होते हैं और कौन से सजीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं होते हैं। आज हम आपको यहाँ पे 7th नंबर के लक्षण को डिस्क्राइब करेंगे, जिसे हम कहेंगे कोशिका संरचना। जिसे हम क्या कहेंगे? कोशिका संरचना। कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया था। कोशिका क्या होती है? कोशिका वह एक जीवन की इकाई है जिसके दौरान जितने भी जीवधारी है, जितने भी जीव हैं, उनके क्रियात्मक और संरचनात्मक की वो कार्य करते हैं या इकाई होती है। और संरचना किसे कहते हैं? तो संरचना का मतलब कोशिका की बनावट कैसे होती है। अब हम जाने कि कोशिका संरचना है क्या। तो जाहिर मैंने अभी बताया कि कोशिका क्या है? जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि जीवों का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। बहुत सारे का मतलब लाखों, करोड़ों, अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। और इसी कोशिका का उपयोग जीव अपने कार्यों को करने के लिए करता है, या उसके शरीर में जो भी और भी चीज़ें होती हैं उसका भी क्या, उसकी भी जिम्मेदार क्या होती है? कोशिका होती है। अगर कोशिका क्या होता है? एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती हैं और बहुत सारे उत्तक मिलके हमारे अंगों का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलके हमारे शरीर को बनाते हैं, यानी हमारे बॉडी को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। अब हम जानेंगे कि कोशिका संरचना क्या है। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, कोशिका जीवों के शरीर की, कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब पहले आप जानिए कि कोशिका संरचना क्या है। मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो एक कोशिका और एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। लेकिन कोशिका संरचना दो तरह की होती है, यानी कोशिका की बनावट भी दो तरह की होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और सेकंड क्या होता है? यूकैरियोटिक। सेकंड यूकैरियोटिक। इसको समझिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दोनों कोशिका ही हैं और ये कोशिका की संरचना के अलग अलग प्रकार हैं। प्रो का मतलब होता है पूर्व या पहले। प्रो का मतलब क्या होगा? पूर्व या पहले। और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, क्योंकि कैरियोटिक शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? कैरियन से मिलकर बना है। किससे मिलकर? कैरियन से मिलकर। और कैरियन का मतलब क्या होता है? केंद्रक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब जो कोशिका की संरचना बहुत पहले पाई जाती थी, बहुत पहले के जीवों में, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। पहले के कौन से जीव? जैसे जब हमारा अर्थ जब बना था तो सबसे पहले उस पर जीवाणु एक्स्ट्रा पाए जाते थे। तो जीवाणुओं का शरीर में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं, मीसोसोम पाए जाते हैं। मीसोसोम किस में मदद करता है? श्वसन लेने में मदद करता है, ब्रेथ करने में। ठीक है, और इसमें एक टेल भी पाया जाता है। कुछ डीएनए होते हैं। डीएनए क्या? टूटी फूटी खंडित शाखाओं में उपस्थित होते हैं। ये क्या हो गए? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना हो गई। और एक होता है, इसका मैं एग्जांपल लिख दूँ, ये किस में पाया जाएगा? जीवाणुओं में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? जीवाणु, जिसे इन इंग्लिश बैक्टीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। सेकेंड है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? वो कोशिका जो सजीव जैसे जंतुओं और पौधों में
पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मैं एक बार प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी कि इस तरह की कोशिका, ठीक है, ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने आपको बताया था इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, जिसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। इसमें क्या, गोल्जी बॉडी भी रहता है, ठीक है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें अंतःप्रदेवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। यानी जितनी भी कोशिकांग होते हैं, ये कोशिकांग क्या, बहुत सारे कोशिकांग मिलके कोशिका बनाते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जंतु व पादप, यानी पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में क्या होता है एक्स्ट्रा में, पेड़ पौधों में इन सब कोशिकांगों के अलावा एक और अंग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में कहेंगे हरित लवक। हरित लवक की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे अपना स्वयं का भोजन बना सकते हैं, जिसे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी कहते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में, जंतु के कोशिका संरचना में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अगर ये पाया जाता तो हम भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अलावा पेड़ पौधों में एक और चीज़ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जो एक आवरण से घिरा रहता है, जिसे हम कहेंगे कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। मैं अभी नोट डाउन करवा दूंगी, कन्फ्यूजन मत, या पहले समझिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका पहले के जीवों में पाई जाती थी, जैसे जीवाणु, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं, डीएनए विखंडित रूप में होते हैं। मीसोसोम पाया जाता है जो श्वसन में मदद करता है। यूकैरियोटिक कोशिका जंतु व पादपों में दोनों में पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। अंतर केवल इतना रहता है कि पादप कोशिका में इन कोशिकांगों के अलावा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक और एक बाहर से एक लेयर उसको घेरा रहता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। अब इसकी कोशिका संरचना की डिफिनीशन आगे आप नोट करिएगा। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक कोशिकी में केवल एक कोशिका पाई जाती है तथा बहुकोशिकीय में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, जिनसे जीवों का निर्माण होता है। पूर्ण विराम, आगे लिखिए। चाहे जीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, उन सब का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। पूर्ण विराम। पौधे व जंतुओं के जीव द्रव्य कोशिका कला से घिरे होते हैं, ठीक है। पौधे और जंतुओं के जीव द्रव्य, ये सब क्या है, जितने भी द्रव्य पाए जाएंगे, मैंने बताया था जीव द्रव्य के बारे में, वो कोशिका कला से घिरे होते हैं, कॉमा। पौधों में कोशिका कला के अलावा एक और स्तर होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति को अंडरलाइन कर सकते हैं। एक और स्तर होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये आपका एक और जीवधारी का लक्षण कंप्लीट होता है। अब आते हैं 8वें नंबर के लक्षण पे। 8वें नंबर के लक्षण हम यहाँ पे लिख सकते हैं गति, मूवमेंट। गति क्या होती है, तो कोई भी जीवधारी अपने कार्य को करने के लिए या अपनी एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करता है या चलता है या मूवमेंट करता है, उसी को गति कहते हैं, ठीक है। तो गति में हम लिखेंगे इसकी डिफिनीशन। गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। एक कोशिका में जीव द्रव्य का भ्रमण अथवा पौधों के स्वतंत्र भाग के युग्मक व चल बीजाणु का
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गमन कहलाता है। गमन को ही गति कहेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जंतु भोजन अथवा अनुकूल वातावरण की खोज में, जंतु भोजन अथवा अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान गति करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या भी नोट करवाया कि एक कोशिका में जीव द्रव का भ्रमण, यानी ये जो कोशिका है, कोई भी कोशिका ले लीजिए, तो जितने भी जीव द्रव यानी कोशिका अंग रहते हैं वो लिक्विड पदार्थ में, तो वो एक स्थान से दूसरे जगह जो गति करते हैं उसे भी क्या कहेंगे, गति ही कहेंगे। यानी ये एक कोश के जीवों में भी होगा। एक कोशिका का एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उसमें जो कोशिका पाए जाएंगे, उनके जो कोशिकांग होंगे वो जीव द्रव भी लिक्विड में होते हैं, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करेंगे, वो भी एक गति कहलाएगा। प्लस पेड़ पौधों में, कुछ कवकों में कुछ चल बीजाणु पाए जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते हैं। ठीक है, तो उसको भी क्या कहेंगे, हम लोग गति कहेंगे। ठीक है, तो गति क्या है, सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। अब आते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर में लिखेगा लक्षण श्वसन। क्या करेंगे, श्वसन, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं रेस्पायरेशन। क्या कहेंगे, रेस्पायरेशन। श्वसन क्या होता है, तो श्वसन का उपयोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम लोग सांस लेने के लिए करते हैं। जीव क्या करता है, अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है और वातावरण से ऑक्सीजन को लेता है, जिससे गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम जीव ऑक्सीजन को ही क्यों लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा गैस को क्यों नहीं श्वसन के तौर पे लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने का कार्य करता है। हमारे कोशिका में एक कोशिकांग होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। हम लोग जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, खाद्य ग्रहण करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जो हमारे शरीर में जाएगा, और उस ऑक्सीजन का यूज उस भोजन को पचाने के लिए भी करेंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग तो सांस लेने करते हैं, लेकिन भोजन को पचाने का भी कार्य कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। श्वसन का डिफिनीशन आगे लिखेगा। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ समझिएगा, मैंने उपापचय वाले हेडिंग में बताया था कि अपचयी और उपचयी के बारे में। अपचयी क्या होता है, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, और उपचयी उसका उल्टा होता है, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। अब ऊर्जा कैसे मुक्त होती है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन से समझिएगा। मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है। ये क्या है, 6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। ये जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो ग्लूकोज है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसका पाचन ऑक्सीकरण होगा। किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसके कारण होगा, ऑक्सीजन के कारण। अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। प्लस इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, और प्लस जो ऊर्जा निकलती है, अभी मैंने बताया था ना कि श्वसन क्या है, एक अपचयी है, यानी जो ऊर्जा निकलती है वो कितनी निकलती है, 673 किलो कैलोरी निकलती है। यानी ऊर्जा जो हमारी मुक्त होती है वो इतने किलो कैलोरी मुक्त होती है। अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या हमारे शरीर से इतनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो इतनी ऊर्जा मुक्त होगी, वो मुक्त नहीं होगी। जैसे अगर ये ग्लूकोज है और इसका ऑक्सीडेशन ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना होता है, तो हमारे शरीर में क्या होगा, केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। प्लस हमारे शरीर में एक एसिड बनता है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल कहते हैं।
जैसे जब हम दौड़ते हैं तो क्यों हमारी सांसें तेज़े चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का जो अवशोषण है या ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीजन के बिना ही हो रहा है। तो हमारे शरीर की मांसपेशियों में एक अम्ल जमा हो जाता है जिसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं, और ये लैक्टिक अम्ल ही थकान का क्या होता है, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में थकान होती है और ऊर्जा बहुत कम निकलती है, केवल 27 किलो कैलोरी। ठीक है, तो अब उसके आगे लिखेंगे श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, पूर्ण विराम। जीवधारी में श्वसन प्रत्येक समय होता है, जीवधारी में श्वसन प्रत्येक समय होता है। इस क्रिया में जीव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अब मैं बताती हूँ श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार अगले लाइन से लिखेगा, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वायवीय श्वसन, पहला है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या है कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। और सेकंड है अवायवीय श्वसन, सेकंड है अवायवीय श्वसन, यानी ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अभी मैंने एक रिएक्शन लिखा था, मैंने बताया था कि जहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है, तो वो किस प्रकार का श्वसन हुआ, वायवीय श्वसन। लेकिन एक और रिएक्शन में बताया था कि जहाँ पे लैक्टिक अम्ल का जमाव हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीजन के द्वारा नहीं हो रहा है, वो किसके द्वारा होता है, अवायवीय श्वसन, यानी ग्लूकोज अपने यहाँ विखंडनों में टूटने लगता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप एक लाइन में नोट पुट डाउन कर सकते हैं कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वायवीय श्वसन, सेकंड अवायवीय श्वसन। इतना आपके लिए ठीक है। बाकी नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, यानी 10वां लक्षण जीवधारियों का लिखते हैं, जिसे हम कहेंगे पोषण। क्या कहेंगे, पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजनों के प्रकार को एक तरीके से आसान भाषा में कह सकते हैं, जब हम अपने एक्टिविटीज़ के लिए फूड को ग्रहण करते हैं या फूड को लेते हैं तो भोजनों के जितने भी वेराइटीज़ होते हैं उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे। कौन कौन सी वेराइटीज़ होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वसा होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, प्लस वाटर भी क्या है, एक पोषण में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, वो भी क्या होता है, हमारे शरीर को क्लीन करने का कार्य करता है। यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन फूड का जिससे हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिससे हमारा शरीर ग्रो करता है, हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो अच्छे ढंग से संचालित होती हैं। ये सब किसके द्वारा होता है? पोषण या न्यूट्रिशन के कारण होता है। तो यहाँ पे आगे लिखिएगा, पोषण में जीव द्रव्य के निर्माण के लिए जीवधारियों के वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जीव द्रव्य के निर्माण के लिए तथा जीवधारियों के वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पूर्णविराम, आगे लिखिए। पोषण से ही जीवों के शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, वृद्धि तथा शरीर को साफ करने का कार्य भी पोषण के द्वारा ही होता है। ठीक है, पोषण में ये समझा दिया। अब यहाँ पे समझिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी एंड सेकंड है परपोषी।
स्वपोषी क्या होता है? ऐसा भोजन या ऐसा पोषण जो जीव स्वयं अपने द्वारा बनाता है उसे स्वपोषी कहेंगे। ठीक है। परपोषी क्या होता है कि ऐसा भोजन जिसे जीव अपने द्वारा न बना के दूसरे जीवों पे डिपेंड या निर्भर रहता है उसे परपोषी कहते हैं। स्वपोषी का एग्जाम्पल हो जाएगा, स्वपोषी का एग्जाम्पल हो जाएगा पौधे। पौधे सूर्य के प्रकाश की रोशनी में परहरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के अपना भोजन बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जीवाणु। जीवाणु दो तरह से अपना भोजन बनाते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण के दौरान और एक रसायन संश्लेषण के दौरान। यानी जीवाणु दो तरह से अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि ये भी कहीं कहीं हरे कलर के इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनता है और प्लस रसायन संश्लेषण से भी अपना भोजन बनाते हैं। यानी स्वपोषी कौन कौन से? पौधे और जीवाणु जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। बट परपोषी क्या है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सभी जंतु, जिसमें हम भी लोग इंक्लूड होंगे। सभी जंतु ये सब क्या करते हैं? ये हम लोग अपने भोजन के लिए इन पे डिपेंडेंट रहते हैं। जितने भी हम सीरियल्स लेते हैं, जितने भी हम फ्रूट्स, जितने भी सब कुछ खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट से मिलता है। ठीक है। तो परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं या निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग जीवधारियों के लक्षण का, और वो लास्ट है जिसे हम कहेंगे उत्सर्जन। क्या कहेंगे? उत्सर्जन, जिसे इन इंग्लिश एक्सक्रीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या होता है? नोट करिएगा। शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। आगे लिखिए पूर्ण विराम करके। सभी जीवधारियों में विविध उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं और भी अन्य हानिकारक पदार्थ निकलते हैं। और भी अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसे जीव अपने शरीर से निरंतर उत्सर्जित करते रहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन यूरिन के भी थ्रू होता है, फिकल मैटर के भी थ्रू होता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आया? तो मैंने आपको एक रिएक्शन यहाँ पे बताया ना कि ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन से, लेकिन निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये भी क्या होता है? हमारे शरीर से निकल तो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, भले ये पेड़ पौधों के द्वारा इसको भोजन बनाने में ले लिया जाता है, लेकिन हमारे बॉडी से तो ये बाहर निकल रहा है। तो ये भी क्या हो गया? एक उत्सर्जी ही पदार्थ हो गया। यानी हमारी बॉडी जल के साथ प्लस अपशिष्ट पदार्थों के साथ CO2 का भी निष्कासन करती है। तो मैंने जीवधारियों के लक्षण जितने भी 11 थे, वृद्धि, उत्सर्जन, जनन, जीवन चक्र, पोषण, गति, श्वसन एक्सेट्रा, मैंने आपको सब कुछ डिस्क्राइब करके अच्छे से समझा दिया। आई होप आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे और अपने कॉपी में नोट्स बना लिए होंगे। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका नोट्स अगर बना है तो आप इसे समझिएगा, और फिर मैं अगले वीडियो में इसी जीव जगत के पार्ट के लिए मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी जिसे कहेंगे जैव विविधता। जैव विविधता, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप इतना जो पढ़ाया गया है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा और अपने नोट्स को बना लीजिएगा। थैंक यू सो